हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन कर रहे होंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, तो इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उससे हमारी क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इसके अंदर। तो अगर किसी ने मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पूरा मॉड्यूल का आप एक्सेस कर सकते हो, पूरे मॉड्यूल को आप वहाँ से। ठीक है, तो चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड मैं माउस ले आता हूँ। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45। ठीक है, तो मतलब हमको इस टेबल से हमें ये पता लगाना है कि 40 और 45 के बीच में हमें कितने सारे जो स्टूडेंट हैं जो एक मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो उनके बारे में हमें पता लगाना है। देखो, जैसे मार्क्स है 30 से 40, उसके बीच इसके इतने नंबर में हमें 31 बच्चे हैं जो इतना नंबर लाए हैं। फिर 40 से 50 इसमें 42, फिर 50 से 60 51, 60 से 70 फिर 35, 70 से 80 फिर 31। याद रखना कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से मैं इसको समझाऊंगा और आप लोगों के लिए बहुत ईजी भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं इसको अलग से बोल दिया हूँ। और बाकी हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो, इसमें हमें पता है कि 40 और 50 यहाँ पे है, इसी के आसपास होगा ना। 40 से 45 के बीच में कितने बच्चे हैं जितना मार्क्स लाए हैं 40 से 45 के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए हम जो सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल ध्यान में रख लेना है सॉल्यूशन को, उतना मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। तो हम पहले ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा स्टैट्स अगर याद हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अगर नहीं याद है स्टैटिक्स तो मैं अभी बता दूंगा वैसे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज फॉलोज। अब जो मार्क्स है, मार्क्स तो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि मार्क्स बिलो एक्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, जैसे 40 है, ठीक है, तो 40 के जितने भी नीचे बच्चे हो, कितने बच्चे हैं जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 31 स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे कम में कोई है नहीं, तो मतलब 40 के नीचे जितने भी हैं टोटल 31 है। अगर मैं 50 के नीचे बात करूँ तो अगर 50 के नीचे बात करूँ तो 31 + 42 होगा, तो ये हो गया आपका 73। और अगर मैं 60 के नीचे बात करूँ तो 31 42 51 बच्चे। इसी को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब हम लोग एक वैल्यू को पकड़ के उसके नीचे के सारे वैल्यूज़ को ऐड कर करके लिखते जाते हैं, वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। स्टैटिक्स में हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था और 11th क्लास में भी एक बार हमें पढ़ना पड़ा था। नहीं भी ध्यान में है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही होता है, समझ जाओ, बहुत आसान है। तो 60, अब हमारा 60 वैल्यू है इसका लास्ट रेंज, और इसके नीचे सबको ऐड किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 124। 70 के नीचे कितने बच्चे हैं? तो 31 42 51 और 35, इन सबको ऐड करोगे तो 159 मिलेगा। और ये 70 के नीचे है। 80 के नीचे टोटल कितने बच्चे हैं? अब इसमें 31 जोड़ दो 159 में, तो 80 के नीचे जो बच्चे हैं वो है आपको 190। तो इन सबको ऐड कर दिया तो ये आ गया। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए फॉरवर्ड बना रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज तुम मत होना प्लीज़। मैंने आपको बताया था जब बाहर था बिल्कुल वैल्यू, तो हमने उसमें बैकवर्ड, लास्ट क्वेश्चन याद है ना कि आउट ऑफ रेंज था, उसमें 400 तक वैल्यू थी पर 410 से पूछा था तो हमने बैकवर्ड लगाया था। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पता कैसे चलेगा आपको क्या लगाना है। ठीक है, उतना मुश्किल भी नहीं, याद करना बहुत आसान है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये एक्स और ये वाई, ठीक है, और हमने एक्स और वाई यहाँ पे पता लगाया, क्योंकि अब वहाँ पे हमें कुछ रेंज में दिया हुआ था ना, अब हमारे पास सिंगल सिंगल में वैल्यू है, तो इससे हम लोग सब कुछ पता लगा सकते हैं। अब तक बहुत लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाना है। जैसे ये आपकी वैल्यू हो गई सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें हमारा 40 है और उसकी करस्पॉन्डिंग वाई 31 है, फिर 50, फिर 73, फिर 60, फिर है आपका 124, फिर 70, फिर 159, फिर 80, 190। ठीक है, यही था। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड डिफरेंस, तो 73 में से 31 को घटाएंगे तो आ गया 42। 124 में से 73 को घटाएंगे तो आ गया 51। 159 में से 124 को घटाएंगे तो 35, और 190 में से 159 को घटाएंगे तो आ गया 31। अब 42 है और 51 है, तो अब 51 में से 42 गया तो 9, 35 में से 51 गया तो -16, 31 में से 35 गया तो -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, -16 में से -9 तो -25,
-4 में से -16 तो 12। अब इसके बाद हमारा 12 में से -25 हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 25 तो ये आ गया आपका 37। अब हम बात करते हैं हमें फाइंड आउट किसका करना होगा। देखो 40 तो है टेबल में, पर ये 45 जो है वो नहीं है टेबल में। और 45 से अगर हमें हमारा x0 मतलब x0 चुनना होगा, तो x0 क्या होता है, जितना भी वैल्यू हो उससे थोड़ा सा कम हो और वही वैल्यू हमारा वैल्यू होता है। तो 45 से कम क्या था टेबल में, 40 दिख रहा है हमें, ठीक है, और नियरेस्ट भी है, तो 40 को हम लोग लेके कैलकुलेट करेंगे x0, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है वी हैव टू फाइंड y45, ठीक है, हमें y45 कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो लेट x0 तो क्या हो जाएगा हमारा 40, ठीक है, और x तो 45 हो गई, ये 45, और h कितना है, 10 का है, 40 50 60 70, मतलब इंटरवल हमारा जो h होता है वो 10 का है इंटरवल, तो यहाँ 10 लिख दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y40, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 31। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y40 वो क्या आ जाएगा हमारा, अब देखो जैसे 40 है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसके कॉरस्पॉन्ड y कितना है, ये तुम्हारा 31 है, और फिर इसके कॉरस्पॉन्ड 42 आएगा, फिर 9, फिर -25 और फिर 37, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और थर्ड फॉरवर्ड और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ से देख देख के हमने यहाँ इस तरह से हमने इसको गोला बना दिया, ताकि हम एक एक करके सबकी वैल्यू लिख दें, ठीक है। तो देखो लास्ट लेक्चर देखे हो तो ये सारी चीज़ें तो बहुत आसान लग रही होगी, ठीक है, तो इसलिए हमें ना बिल्कुल सीक्वेंस में देखना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि कई बच्चे ना डायरेक्ट कोई सा भी रैंडम वीडियो एक बार में देखते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लोगे तो उसे सेव का एक बटन होता है, उस पर आप क्लिक कर लेना, तो उससे प्लेलिस्ट एक्सेस हो जाता है। तो उसके बाद आप लाइन बाय लाइन एक एक लेक्चर देखना, ठीक है, जो भी आपको लगे कि हाँ आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो पूरा टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ना, चाहे बीच में पूरा एक कोई टॉपिक मिस कर दो, लेकिन जो आपका एक अलग से टॉपिक होगा उसको तो आप 1 2 3 अगर 3 लेक्चर्स हैं तो 3 लेक्चर को देख सकते हो। बीच में कोई एक टॉपिक मिस कर दिया तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस y40 है, वो हमारा -25 है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड फॉर ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या था हमारा, 9 था। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस 9 है, और हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y40 हमारा -25 है, और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y40 हमारा 37 है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम किसको निकालेंगे, p, तो हम p निकालेंगे, तो p का फॉर्मूला होता है x - x0/10, तो वो हो जाएगा 45 - 40/10, तो ये आएगा 0.5, ठीक है। ये सारी वैल्यू आ गई। अब न्यूटन जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है उसके अंदर हमें इतना ही तो चाहिए होता है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन इंटरपोलेशन वाला फार्मूला है फॉरवर्ड का, जिसमें हमें y40 जो हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड, फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, और जो फॉरवर्ड वाले में होता है उसमें हमारा ऐसे जाता है p, फिर माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और बैकवर्ड वाले में प्लस आ जाता है। तो एक तरीका था हमें याद करने का फार्मूला। बाकी हमारा इस तरह से टेबल बन गया, मतलब फार्मूला का ये जो वैल्यू है वो लिख दिया, और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबकी वैल्यू पता है, हमें p की वैल्यू पता है और इसमें p दिख रहा है, हमें सारे y की जो फॉरवर्ड डिफरेंस की y है जो हमें सब पता है, तो हम सारे वैल्यू को एक एक करके सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है। हमें एक एक वैल्यू मालूम चल गया है, तो हम इसको जैसे ही पुट करेंगे सारे वैल्यू को सब्सिट्यूट करोगे आप लोग, ठीक है, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप लोग को करना है। तो इसको पुट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको y45 की, वो मिलेगी 47.7, ठीक है, और इसका राउंड ऑफ हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 48, ठीक है, क्योंकि ये 0.5 जो है 5 से ज़्यादा है, 5 से कम होता है तो 47 लिखते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा है तो हम राउंड ऑफ एक वैल्यू बढ़ा कर लिखते हैं, तो ये हमारा 48 हो गया, ठीक है। अब 48 हो गया है तो हमें पता कैसे चलेगा कि 40 और 45 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितना जो मार्क्स स्कोर करें 40 से 45 के बीच में। तो the number of students with marks less than 45 वो तो हमारा अभी कैलकुलेट करने से आ गया, 48 आ गया, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे 40 को लेके, ये इसमें जो भी है, इसमें जो भी वैल्यू जैसे 40 है तो वो लेस देन 40 से जो 31 है, फिर 50 से लेस देन 73 है, तो ऑब्वियसली जो आंसर आया होगा वो भी हमारा 45 का जो आंसर होगा 48 वो भी 45 से लेस देन होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें लेस देन नहीं चाहिए, हमें 40 और 45 के बीच में कितना है वो चाहिए, ठीक है। तो एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ मार्क्स लेस देन 40 वो कितना हो जाएगा मेरा 31, ठीक है। अब आप लोग को आइडिया मिल गया होगा थोड़ा सा कि अब अगर हमें बिटवीन चाहिए, ठीक है,
तो हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ मार्क्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 40 to 45, उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें बस 45 वाला जो वैल्यू है उसमें से 31 को माइनस कर देना होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। 17। तो देखा कितना आसान था हमारे लिए। इसमें पता है कि 48 है, 41 है, और जिस तरह से हम लोग ऐड कर रहे थे यहाँ पे टेबल में ऐड किए थे, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। जैसे 40 और 50 के बीच में कितने हैं, तो हम 71 में से 73 में से 31 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा। 40 से 50 के बीच में तो देखो 42, तो हमने बस वही फंडा लगाया कि हमें 40 का पता है, 45 का पता है, तो हम 45 वाले वैल्यू में से 40 वाले वैल्यू को माइनस कर दिए। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है 73 में से 31 माइनस करोगे तो 42 आएगा। तो वो वाला आइडिया लगा के हमने हमारा आंसर बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और बहुत ही लॉजिकल था, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, जो पूरा समझने वाला था और बहुत ही आसान था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ गया हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने क्लास ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।